अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपके मेज़बान मुबीन रशीद हाज़िर खिदमत है और आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कनाडा के स्टूडेंट वीज़े के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म में है कि कनाडा दुनिया का इंतहाई खूबसूरत तरीन इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है, जहाँ अगर कोई बंदा वहाँ पर आना चाहे, चाहे विज़िट पे आ जाए, स्टडी पे आ जाए, उसके लिए परमानेंटली सेटल होने के बेशुमार रास्ते और तरीके मौजूद हैं। उनके 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ इमिग्रेशन प्रोग्राम 7 मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर चल रहे हैं, जहाँ आप किसी न किसी कैटेगरी के अंदर फिट इन हो सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी-सी एबिलिटी, कैपेसिटी मौजूद है और आप सेटल होना चाहते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है। ना कि किसी मुल्क में जाने के लिए खास तौर पे नौजवान बच्चों के लिए जो मुस्तकिल अपना करियर बेहतर बनाना चाहते हैं, 18, 19, 20 साल के बच्चे इंटरमीडिएट कर ली है। आजकल ओ लेवल, ए लेवल के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ का आ गया है एग्ज़ाम, मेरे ख़्याल इंटरमीडिएट के कुछ बोर्ड्स का रिज़ल्ट आने वाला है। तो उन सब लोगों की बड़ी बेहतरीन मौका है कि वो तैयारी कर लें, बल्कि शायद वो अप्लाई कर भी रहे होंगे मुख्तलिफ मुल्कों में जाने के लिए। तो ये ख़ास तौर पे वीडियो उन सब लोगों के लिए है, जो कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा पे जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि इंडिया से हर साल तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं। और ख़ास तौर पे इंडियन पंजाब से, जो कि हमारे लाहौर के साथ बिल्कुल बॉर्डर ही लगता है और पंजाब इधर भी है और पंजाब इंडिया वाली साइड पे है, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ने के लिए ख़ास तौर पर कनाडा आते हैं, यूएसए आते हैं, यूरोप आते हैं, लेकिन कनाडा में ख़ास तौर पर 2 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से हर साल आते हैं। और क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान से हर साल कितने बच्चे कनाडा पढ़ने के लिए आते हैं? मैंने इस हवाले से काफ़ी लोगों से मालूमात लेने की कोशिश की और मैं हैरान हो गया कि पाकिस्तानी कॉन्सुलेट समेत पाकिस्तानी एम्बेसी और मुख्तलिफ जो मैंने कम्युनिटी के लोगों से मिला, टोरंटो में, कनाडा में जाके, तो उन्होंने मुझे बताया कि सालाना सिर्फ 3 से 4,000 बच्चे पाकिस्तान से पढ़ने के लिए कनाडा आते हैं। यहाँ रुझान ही नहीं है, लोग अप्लाई ही नहीं करते कनाडा के स्टूडेंट वीज़े का। उनके ज़हन में परसेप्शन है शायद कनाडा में वीज़ा नहीं देगा या नहीं देता, या बड़ा मुश्किल है उसका काम, और उसके नतीजे में वो यहाँ पर अप्लाई ही नहीं करते और रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक बाशुमार लोग पाकिस्तान में राब्ते हो गए थे, हमने कनाडा के स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया। एक तो एडमिशन कराने में बड़ी मुश्किलात का हमें सामना है। कनाडा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी उतना फ्रेंडली नहीं है लोगों को रिस्पॉन्ड करने में। जल्द से जल्द अगर उनको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, तभी ज़रा अप्लाई कर सकेंगे, तो वो नहीं उनका होता। और दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता लेटर मिल भी जाए, तो फिर आगे से एम्बेसी जो है वो हेल्प नहीं करती और वहाँ से बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट आती है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये ख़ास तो वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि कनाडा ने अब बिलाखिर पाकिस्तान के अंदर अपना वीज़ा सेक्शन खोल दिया है। इससे पहले अबू धाबी से डिसीजन होते थे कनाडियन एम्बेसी के, तो उसमें से काफ़ी इश्यू थे, लेकिन फरवरी से पाकिस्तान में वीज़ा सेक्शन खुल चुका है इस्लामाबाद के अंदर और अब आपकी वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर जा रही है। ये अलग बात है, जब कुछ लोगों के वीज़े लगे हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर, तो एक भेड़-चाल शुरू हो गई है पिछले 3-6 महीनों में। लोगों ने भरमार कर दिया वीज़ा अप्लाई करने की और अब रिफ्यूज़ल भी उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं और आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं, आप ज़रूर स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करें। और अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या कर दिया जाता है, तो आप इस सिलसिले में मुझसे ज़रूर राब्ता करें। मैंने इस सिलसिले में कनाडा के अंदर कुछ टॉप ऑफ़िशियल से बात की है और उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अगर इंडिया से इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट आ सकते हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे। इंडिया पाकिस्तान से बेशक 7 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर इंडिया से 2 लाख आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से 20,000 स्टूडेंट तो आने चाहिए ना। 10% तो कम से कम स्टूडेंट पाकिस्तान से आएँ। तो उसी तनासब से अगर पाकिस्तान को हिस्सा दे दिया जाए, और पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे कनाडा के अंदर, अब माशाल्लाह बड़ी तादाद में अब आ रहे हैं, पार्लियामेंट में इलेक्ट हो रहे हैं। कुछ एमपीज़ हमारे भी जानने वाले हैं, कुछ लोगों से मेरी बड़ी डिटेल में इस हवाले से बात भी हुई है। तो अगर आपका खुदा न खास्ता स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका कोई स्टडी गैप नहीं है, आप किसी पाकिस्तान के टॉप स्कूल से पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल जो कि ओ लेवल, ए लेवल कराते हैं और जो कि मेरे इल्म में है पाकिस्तान में लाहौर डीएचए, कराची डीएचए या इस्लामाबाद के अंदर बड़े-बड़े अच्छे टॉप के स्कूल हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके ग्रेड्स आए हैं, और आपने उसकी बेस पे कनाडा में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आपका किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया और फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आप ज़रूर हमसे राब्ता करें। हम उन तमाम रिफ्यूज़ल की एक लिस्ट बना रहे हैं, ताकि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात कर सकें। कनाडा की नाज़रीन अच्छी बात है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर से भी राब्ता करते हैं। यानी जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी आपकी बात सुनते हैं और उसपे तफ़सीली गुफ्तगू करते हैं, बहस करते हैं और जो भी आपका मसला है उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो कनाडा एक छोटा मुल्क है, इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है, तो वहाँ इस तरह के इश्यूज़ को हाइलाइट किया जा सकता है। तो अगर किसी स्कूल ग्रुप्स का आपने इकट्ठे अप्लाई किया, 10-12 स्टूडेंट्स ने, 10-12 दोस्तों ने मिलके अपने स्कूल से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो आप हमसे ज़रूर राब्ता करें। उन रिफ्यूज़ल के साथ हम पूरी एक लिस्ट बना के उनका गवर्नमेंट से बात करेंगे कि ये जानबूझ के अनजस्टिफाइबल हमारे वीज़े को रिफ्यूज़ किया गया है, ताकि आपका मसला भी हल हो, और अगर आप सितंबर इंटेक में खुदा न खास्ता नहीं आ सकते, तो जनवरी इंटेक के अंदर आप आने में कामयाब हो जाएँ कनाडा के अंदर, और कम से कम बाकी लोगों की एक रास्ता हमवार हो जाए कि जानबूझ के लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं किया जाए। क्योंकि मेरे इल्म में है, लाहौर के टॉप स्कूल के 10 बच्चों के ग्रुप ने इकट्ठे अप्लाई किया, 7 का वीज़ा लग गया, 3 का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। हालाँकि सबकी बैंक स्टेटमेंट हर चीज़ें ठीक थी, तो फिर क्या वजह है? कोई स्टडी गैप नहीं था, सबके माशाल्लाह फाइनेंशियली हालात ठीक थे, तो फिर क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया? तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने खास तौर पे सितंबर 2023 के अंदर कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, वो ज़रूर हमसे राब्ता करें, हम आपको इस हवाले से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ नाज़रीन मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, जब कनाडा के वीज़ा की बात करें, तो आपको मैं बताता चलूँ कि एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम है कनाडा की। ये बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि एक फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन का प्रोसेस कनाडा ने रखा हुआ है, जिसमें सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के अंदर वो डिसीजन करते हैं। वरना कनाडा के मुताबिक एक जनरल परसेप्शन ये है कि यहाँ वीज़ा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो है रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम में पाकिस्तान उन 14 खुशकिस्मत मुल्कों के अंदर शामिल है, जिनका डिसीज़न जल्दी आता है, फास्ट ट्रैक पे वीज़ा अफ़सर उनका डिसीज़न करता है।
नाज़रीन, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम क्या है कि ये शुरू में कनाडा एक लिस्ट बनाई थी 4-5 मुल्कों की और इत्तेफ़ाक से उन 4-5 मुल्कों में भी पाकिस्तान शामिल था। उसमें इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, मोरक्को है, वियतनाम है, कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनको फ़ास्ट ट्रैक स्कीम में रखा गया है स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, क्योंकि वो समझते हैं इनके जेन्युइन स्टूडेंट आते हैं और यहाँ आके पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको दिलचस्प बात ये भी बताता चलूँ, जो पाकिस्तान से 3-4 हज़ार बच्चे आते हैं, वो माशाल्लाह अमीरों के ही बच्चे आते हैं जिनके फ़ाइनेंशियल टाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो अक्सर लोग पीआर लेने के भी तकल्लुफ़ नहीं करते, वो साल 2 साल, 4 साल पढ़ के अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा डायलेमा है कि हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं बाहर जाके पढ़ते ज़रूर हैं, इतनी ज़्यादा हाई फ़ीसें खर्च करते हैं। 40,000 से 60-60 हज़ार डॉलर नाज़रीन 1 साल की फ़ीस है और 4 साल की फ़ीस आप खुद कैलकुलेट करेंगे, 2,40,000 लो, तो सिर्फ़ आपने ट्यूशन फ़ीस पे कर दी। प्लस ऑन टॉप अपने लिविंग एक्सपेंस भी आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक बच्चे की फ़ीस आपको 3 साढ़े 3 4 लाख में पड़ती है। तो ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चे जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, 16 साल के, 14 साल के, 12 साल के बच्चे हैं, तो अभी से प्लानिंग करके किसी तरीके से कनाडा की इमिग्रेशन ले लें। लेट्स सपोज़ नाज़रीन, आप $4 लाख की इन्वेस्टमेंट करके भी कनाडा की इमिग्रेशन ले लेते हैं, तो वो इस लिहाज से वर्थ करती है कि कल को आपके बच्चे का, एक बच्चे का यूनिवर्सिटी का खर्चा एज़ ए इंटरनेशनल स्टूडेंट $3 लाख का है। और उसमें भी रिस्क है कि पता नहीं उसका वीज़ा लगेगा, नहीं लगेगा, टाइम ज़ाया होगा। विद इन कनाडा ज़ाहिर है आसानी उसको वीज़ा भी लग जाएगा, वो खुद ब खुद डिग्री भी मुकम्मल कर लेगा। और उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी। मुझे एक टॉप की अटॉर्नी टोरंटो के अंदर मिली, उन्होंने कहा, मैं तो कभी सारी ज़िंदगी नहीं सोच सकता था। अपने बच्चों को 3 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको मैं लॉयर बनाना चाहता था, खुद भी मैं लॉयर हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तान से रह के उनको कनाडा जैसी आला क्वालिफ़िकेशन नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने बर वक़्त इस बात का इंतख़ाब किया और मैं कनाडा आ गया और उसके नतीजे के अंदर आज मैं मुकम्मल तौर पे यहाँ ना सिर्फ़ सेटल हूँ, बल्कि मेरे तमाम बच्चे, 2 बच्चे वकील बन चुके हैं, तीसरा बनने जा रहा है। तो आप अगर अपने बच्चों को डॉक्टर या वकील बनाना चाहते हैं, उनकी महँगी तालीम है और आप चाहते हैं उनका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। अभी से प्लानिंग कर लें और अपने बच्चों को यहाँ लाएँ ताकि आपकी कॉस्ट भी बच जाए और आपको इस हवाले से फ़ायदा हो जाए। अगर आप इसका बिज़नेस फ़ॉर्मूला बनाएँ, किसी फ़ाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लें, तो वो भी आपको बताएगा कि इट वर्क्स, आपको ज़रूरी इमिग्रेशन ले लें और लाज़मी मूव कर जाएँ। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जिसमें मैं बता दूँ, स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान का उसमें नाम है, इसलिए आप उस चीज़ का भी ख़्याल रखें। अगर आपके पास रिफ्यूज़ल हो चुके हैं, रिफ्यूज़ल है, तो आप तब भी हमें ज़रूर बताएँ। और सबसे बढ़ के नाज़रीन, आपको अगर मुख्तलिफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला करने के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका ख़ास तौर पे स्टडी गैप नहीं है, आपका आइल्ट्स है, टोफल है, आपने उसमें अच्छे मार्क्स लिए हैं, सेट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स हैं, ओ ए लेवल के अंदर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं, इंटरमीडिएट के अंदर आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आप ज़रूर कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके चांसेस बहुत ब्राइट होंगे। अब नाज़रीन, ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा कि कनाडा में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए सेम ही नाम इस्तेमाल होता है। कनाडा और अमेरिका दोनों जगहों पे। यूके की जब आप बात करते हैं तो वहाँ यूनिवर्सिटी में ही आप दाखिला लें। इटली में भी, जर्मनी में भी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लें तो बेहतर, आपके चांसेस बेहतर होंगे। लेकिन कनाडा के अंदर ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता ये मेक श्योर करें, कुछ कॉलेज वहाँ पे बहुत डमी किस्म के कॉलेज हैं, जिनके पास डीएलआई लाइसेंस तो मौजूद है, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को इतनी आसानी से बुला सकें। तो किसी बड़े कॉलेज में इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, प्रॉपर वेबसाइट है, जिनके पास 3-4 5,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और इनका प्रॉपर 10-20 साल पुराना वो कॉलेज मौजूद है, उनका वो कोर्स आपको इल्म है कि पहले से चल रहा है, तो वहाँ अगर आप दाखिला ले लेंगे, तो आपकी थोड़ी-सी फीस कम हो जाएगी। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी की फीस यहाँ $40,000 है नाज़रीन, उसके मुकाबले कुछ कॉलेजेस की फीस 18 से $20,000 है। तो ज़रा 50% का फ़र्क है, तो आपको तो कोशिश होनी चाहिए ज़रा कम फीस में जहाँ आपका दाखिला हो जाए। फिर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, एक दफ़ा आप मुश्किल से होके पहले सेमेस्टर की फीस देके अपना दाखिला ले लें और कनाडा पहुँच जाएँ और आपको साल बाद लगता है कि आप ये फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फीस है, तो आप किसी दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं। सेम कोर्स अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर करा के किसी दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं, जहाँ फीस कम हो। यानी 8-10,000 साल के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं और फिर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ भी है। ये नाज़रीन सबसे खूबसूरत बात आपको बताने जा रहा हूँ, कनाडा ने वो 20 घंटे की लिमिट खत्म कर दी है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता है कि दुनिया के कई मुल्कों में 20 घंटों की लिमिट है कि आप 20 घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अमेरिका में भी पहले साल आप काम ही नहीं कर सकते, बिल्कुल अलाउ ही नहीं है काम करना स्टूडेंट को। क्योंकि वो कहते हैं बंदा स्टूडेंट अपने पढ़ाई पे तवज्जो दे बजाय इसके कि काम पे तवज्जो दे ना। तो उस चीज़ का भी उन्होंने हल निकाल दिया। कनाडा ने कहा आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ आपकी 2 दिन काम है, 2 दिन स्टडी है आपकी, आप वो पढ़े और उसमें 5 दिन आप काम करते रहे, ताकि आप स्टडी के पैसे निकाल सकें। इसकी ये भी वजह इसलिए भी इंट्रोड्यूस कराई है कि आपके इल्म में है कि बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट वीज़े पे वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इस टाइम लेबर का, तो इसलिए उन्होंने इनकरेज किया है जो लोग स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं, कि उनको जॉब का फुल राइट मिला जाए। आपको हैरानगी होगी नाज़रीन कि अमेरिका कनाडा ने खास तौर पे कहा है कि वो हर साल चाहते हैं, उनके पास 5 लाख स्टूडेंट तो आते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं और 5 लाख उनको इमिग्रेंट्स भी चाहिए हर साल। तो इस तरह वो हर साल अब 10 लाख लोगों को कनाडा के अंदर वेलकम करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है। अब नाज़रीन, हम आए थे कि कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है? मैं जल्दी से आपको चाहूँगा 4-5 पॉइंट्स के ऊपर मैं क्वेश्चन डाल दूँ, जिस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, जिनकी वजह से आपका स्टडी वीज़ा ख़ास तौर पे रिफ्यूज़ होता है। अगर आप इस चीज़ का ख़्याल कर लें, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप स्टडी के लिए अगर अप्लाई करेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। नंबर 1 नाज़रीन, जब आप किसी मुल्क का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, तो आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। आपने खूबसूरत अंदाज़ से एक्सप्लेनेशन लगानी है, बताना है उनको, वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि कनाडा ही क्यों? मैं यूके क्यों नहीं जा रहा? पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं पढ़ा? व्हाई आई लाइक कनाडा? तो कनाडा की कुछ अच्छी चीज़ें आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी है, उसको बड़े अच्छे तरीके से आप कुछ चीज़ें निकालना चाहें, इसको यूज़ करके और अपने सर्कमस्टेंसेस बताएँ, तो आपको बड़ा अच्छा ड्राफ्ट तैयार कर देगा और किसी अच्छे इंग्लिश के टीचर को दिखा के रिक्वेस्ट करके आप उससे ही पूछ सकते हैं और एक अच्छी सी अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें। इसको आप कहते हैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपने बेसिकली लगाना होता है कि व्हाई आई वांट टू स्टडी इन कनाडा। अगर आप उसको अच्छे से जस्टिफाई करें, तो ये आपका पहला पॉइंट होता है। एक पॉजिटिव चीज़ होती है, जेस्चर होता है वीज़ा ऑफिसर की तरफ कि येस ही और शी इज़ सीरियस स्टूडेंट,
तो हमने इसको वीज़ा देना है चूँकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है और कोशिश करें कॉपी पेस्ट ना करें। हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा ये जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है, पर्पज़ ऑफ स्टडी है, एक्सप्लेनेशन है, इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक-दूसरे से नकल मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी अल्फ़ाज़ के अंदर अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपने हालात के मुताबिक उसको लिखने की कोशिश करें, तो यकीनन आपके एक पॉज़िटिव जस्टिस जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने अपने किया प्लेजरिज़्म नहीं किया। क्योंकि आजकल आपको पता है आसानी से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप उसमें डालते हैं, पता लगता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है या आपने अपना खुद लिखा हुआ है, तो उस चीज़ का आपने ज़रूर ख़्याल करना है। दूसरा चीज़ ये चीज़ होती है कि अभी मसलन देखिए सितंबर इनटेक तो बिल्कुल गुज़रने गई है। आपको पता है अब लेट हो गया काम, जनवरी इनटेक के इसमें एडमिशन हो रहे हैं। हम लोग बिल्कुल लास्ट मिनट पे हमारा एक मेंटल स्टाइल भी ना आखिरी हमने बिल जमा कराना होता है, आखिरी हमने लाइन में लगना होता है, तो हमने बिल्कुल लास्ट मिनट पे नहीं छोड़ना अपने डिसीज़न को। अगर आप सितंबर में भी जाना चाहते हैं, जनवरी 2024 के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी से प्लान कर लें। 3 महीने पहले आपने वीज़ा ऑफिसर को भी काफ़ी टाइम देना है, प्लस यूनिवर्सिटी कॉलेज को भी टाइम देना है कि वो महीना डेढ़ महीना तो वो भी ज़ाया कर देते हैं एडमिशन देने के अंदर, ताकि आपका वक़्त ज़ाया ना हो और आप इन टाइम अप्लाई कर लें। बिल्कुल लास्ट मिनट अप्लाई करेंगे तो अक्सर वो इस वजह से रिफ्यूज़ कर देंगे कि जी आप तो लगता है सीरियस स्टूडेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि डेडलाइन थी और आपने पहले से प्लान नहीं किया, एकदम आपको ख़्याल आ गया कि आप कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन डॉक्यूमेंट्स की तरतीब ज़रा अच्छे तरीके से किसी पढ़े लिखे जो है कंसल्टेंट से राब्ता कर लें, उसको दिखाएँ कि मेरी इस तरतीब से सारे डॉक्यूमेंट लगा दें, वो आपको पूरा सिंक्रोनाइज़ करके बताएगा। बस एक डॉक्यूमेंट की गलती से जो वीज़ा अफ़सर की नज़र में नहीं आता, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इसलिए तरतीब खूबसूरत सी चिट लगा के, आप कॉपर लगा के, कवरिंग लेटर लगा के अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, ताकि उनको नज़र आए कि ये बंदा प्रोफेशनल आदमी है, पढ़ा लिखा, सेंसिबल आदमी है, इसने कोई जल्दबाज़ी में ये फ़ाइल तैयार नहीं की है। क्योंकि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। आप किसी को भी 20, 25, 50 हज़ार रुपए देंगे पाकिस्तान के अंदर, कोई अच्छा कंसल्टेंट जिसको काम का एक्सपीरियंस है, वो आपको बआसानी इस सिलसिले में हेल्प कर सकता है और आपने ज़रूर ये कोशिश करनी है। उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर और तमाम चीज़ें लगेंगी। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन उसके बेस पे आप कर सकते हैं। नाज़रीन एक और चीज़ आपके शायद इल्म में होगी कि $10,000 का कम से कम मेंटेनेंस फंड एक थंब रूल है कनाडा के लिए कि आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। उसकी बेस पे वो उन्हें नज़र आता है कि बंदे सीरियसनेस है, इसके पास रिज़र्व फंड मौजूद है और वो आपको ज़रूर रखने हैं। वो आप किसी रिश्तेदार, दोस्त से, रिलेटिव से भी लेके रख सकते हैं, लेकिन आपको 3 महीने तक मुसलसल अपने अकाउंट में रखने हैं कि आपके फंड्स हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंडिया के अंदर तो खास तौर पे नाज़रीन कहा जाता है उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड अपना प्लेज करवा के उसके अगेंस्ट वो लोन ले लेते हैं और कनाडा का बैंक उनको लोन दे देता है, उसके अगेंस्ट उनको पैसे मिल जाते हैं। वो आपको कनाडा के बैंक के अंदर या पाकिस्तान के अंदर रखने होते हैं ताकि आप प्रूव कर सकें कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। जो पाकिस्तान वेल ऑफ फैमिली है उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं, वो एडवांस जब बच्चों की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह के फंड बच्चों के अकाउंट में रख देते हैं या आपके पेरेंट के अकाउंट में। लेकिन बेहतर है जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है उसके ज़ाती अकाउंट में हो, उसका पर्सनल अकाउंट किसी बैंक में खुलवा दें। ज़ाहिर है वो 18 साल का बच्चा हो चुका होता है, उसका आईडी कार्ड बना है तो उसके पर्सनल अकाउंट में रखवा दें, तो उससे भी उसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जाएगा कि इस बच्चे के फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ठीक है जिसकी बेस पे वो वीज़ा लगवा सकता है। नाज़रीन, वैसे तो कनाडा जाके बहुत कम लोग ही वापस आना चाहते हैं और मुस्तकिल में वहाँ सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आपने अपनी एप्लीकेशन में ऐसा कोई जेस्चर नहीं देना कि आप वहाँ से वापस नहीं आना चाहते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ये कहना कि मैं पढ़ के अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ जाऊँगा। हाँ, दरमियान में आपको पीआर की ऑप्शन मिल जाए जो कि कनाडा में बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो वो एक ओवर एंड अबव है। लेकिन वीज़ा उसमें आपने एप्लीकेशन में लिखना है क्लियरली कि जैसे ही मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई या खुदा ना खास्ता मेरे कॉलेज का कोई मसला हुआ या मैं तालीम मुकम्मल ना कर सका या मैं फेल हो गया, तो मैं वापस आ जाऊँगा अपने मुल्क में। तो ये आपने उनको क्लियरली जस्टिफाई करना है ताकि उनको यकीन हो कि बंदा जो है भाग नहीं जाएगा, मुस्तकिल तौर पे कनाडा में रह जाएगा, चूँकि ये एक आपका नेगेटिव पॉइंट बनता है और उसकी बेस पे वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन वर्किंग के हवाले से आपने ये नहीं कहीं लिखना कि मैं वहाँ पे जॉब के लिए बेसिकली जा रहा हूँ। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जॉब जो है आपका ओवर एंड अबव है, वो आपका एक एक्स्ट्रा है कि आपको चूँकि ज़रा वहाँ पे अपनी फीस पे करनी है, आपने लिविंग एक्सपेंस अपना पूरा करना है, तो इसलिए आप वहाँ पर जॉब करें, अदरवाइज़ आपकी कोई मजबूरी नहीं है जॉब करना। इस चीज़ से भी आपने इज्तनाब करना है कि वहाँ पे आप उसको एक ऐसी जस्टिफिकेशन ना दें कि मैं वहाँ पे जॉब पे स्विच ओवर कर लूँगा। इस तरह कहीं ऐसा भी जस्टिफिकेशन नहीं आना चाहिए कि आप वहाँ मेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और बाद में आप किसी कम यूनिवर्सिटी, सस्ती वाली यूनिवर्सिटी में चले जाएँगे। उनको लगेगा कि ये सीरियस और जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, किसी बड़े इदारे में जाके बाद में चेंज करना चाहता है। और अगर आपके नाज़रीन ग्रेड्स कम हैं, बहुत कम स्कोर है आपका और आप एकदम कनाडा जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। कि आपके पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है, वीक है, आपके अच्छे ग्रेड नहीं थे, आईएलटीएस से भी आपके नंबर बड़े कम है और एकदम आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, आपने खुद अपना फैसला, अपनी असेसमेंट करनी है कि इतने कम ग्रेड के साथ क्या आप वाक़ई कनाडा जा सकते हैं और आपके पास क्या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, कोई एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस आपके हैं जो आपको जस्टिफ़ाई कर सकें कि आप उसके नतीजे में कनाडा जा सकते हैं। एक और चीज़ वैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के अंदर बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ मुल्कों में अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपका चेक करते हैं। थर्ड पार्टी उनके पास है, ऐसा सिस्टम मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, जिसके अंदर वो चेक कर लेते हैं और अगर आपका पुलिस चेक सर्टिफिकेट आपके पास है, जो कि पाकिस्तान में आराम से बन जाता है, तो वो भी अपना साथ लगा दें, तो उससे भी आपका एक पॉज़िटिव मैसेज जाएगा कि यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह की चीज़ नहीं है। तो अगर आप नाज़रीन इन छोटी-मोटी चीज़ों का ख़्याल रख लें, अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ शो कर लें, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको वीज़ा लगवाने के हवाले से, साथ स्टडी वीज़े के हवाले से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो, चीज़ें हो, ख़ास तौर पे आप में से कुछ जानने वाले को दोस्तों, अहबाब का कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, स्टडी वीज़ा, तो वो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस हवाले से हम एक लिस्ट मुरतब करके आपके हवाले से कुछ स्ट्रॉन्ग बात कर सकें और आपका बेहतर मैसेज आगे पहुँचा सकें। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।